नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मर्द ख़वातीन हज़रात, आज ये गुफ्तगू मैं आपसे इंतहाई कर्ब और दुख के आलम में कर रहा हूँ। आज से 2-3 दिन कबल जब मैं नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने के दौरे के बारे में आपसे गुफ्तगू कर रहा था तो बहुत सारे ख़दशात जहन में थे, और वो ख़तरात जो कि पाकिस्तान के सर पर मंडलाने वाले थे उनके बारे में मैंने आपको आगाह किया था। ये बात मैं गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 साल से कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के अंदर तब्दील करने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ वो भारत का एक सैटेलाइट स्टेट बन के रह जाए, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या भूटान किस्म के लोग हैं। ये अलग बात है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम वो मकाम, वो मर्तबा वो नहीं हासिल कर सकते कि जो वो चाहते हैं। हम उस जगह तक नहीं गिर सकते। हमारी एक अपनी ताकत है और उसके साथ साथ हमारे पास 24 करोड़ अवाम हैं, लेकिन ख़तरात बहुत सख्त हैं और हमारे सर पर मंडला रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका का जो अफेयर है ये गुज़श्ता तकरीबन 2 या 3 साल पुराना है, लेकिन पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो अफेयर है, जो रिश्ता है, जो हमारा उसके साथ किसी तौर पर वाज़े और गैर वाज़े, एलानिया और गैर एलानिया ताल्लुक़ है, वो गुज़श्ता 73 साल पुराना है। और यूँ लगता है कि वो 73 साल पुराना रिश्ता जो है अब एक सिर्फ छोटे से धागे के साथ बंधा हुआ है जो किसी भी वक्त टूट सकता है। लियाकत अली ख़ान को जिस वक़्त इस्फ़हानी ने ख़त लिखा कि आपने रूस का दौरा जो है वो मंजूर करके बहुत अच्छा किया, अब अमरीकी हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान से हम ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, आप ही हमारे साथ ताल्लुक़ रखें। और फिर जब अमेरिका का दौरा लियाकत अली ख़ान ने मंजूर कर लिया और फिर अमेरिका से जहाज़ मांग कर वो और उनकी बीवी गए और 2.5 महीने उस जहाज़ पर कनाडा और बरतानिया की सैरें करते हुए वापस आए, और उस अमेरिका के दौरे के नतीजे में उन्होंने जनरल अयूब ख़ान को, जो कि उस वक़्त मेजर जनरल थे, आर्मी चीफ़ के तौर पर अमेरिका के कहने के ऊपर ऐलान किया, और वो फिर कुछ दिनों के अंदर वो लेफ्टिनेंट जनरल और फिर कुछ दिनों के अंदर फुल जनरल होकर पाकिस्तान की ज़मामे मिलिट्री पर फायज़ हुआ और फिर उसके बाद ज़मामे इक़्तिदार पर फायज़ हुआ। हम गुज़श्ता 73 साल से अमेरिका के कासा लेस रहे, और हम में गुज़श्ता 73 साल में अमेरिका ने जब चाहा, जिस वक़्त चाहा हमारे साथ उसने धोखा किया, लेकिन हम उसके बावजूद भी एक ऐसे महबूबा की तरह उसके पीछे रहे कि जो अपने आशिक की परस्तार होती है। हम सीटों और सेंटों में रहे, हम अमेरिका के इत्तेहादी थे। हमने अमेरिका को बड़ा बेर का अड्डा दिया जहाँ से एक जासूसी तैयारा उड़कर रूस पहुँचा और रूस ने उसे गिरा दिया, और फिर रूस ने हमें कहा देखो हमने बड़ा बीर के इर्द गिर्द एक सुर्ख दायरा खींच लिया है और आइंदा इस किस्म की हरकत न करना। इतनी बदनामी के बावजूद जब 1965 की जंग हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान भारत की आपस की इस जंग की सूरत में अंदर हमारा असले की सप्लाई रोक दी और कहा हमने तुम्हें असला इसलिए नहीं दिया था कि आप भारत से लड़ो, हम तो तुम्हें कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए इकट्ठा किए जा रहे थे। शमशाद हुसैन जिस फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इस बात पर बहुत वाज़े हैं, और वो उन्होंने कई दफ़ा प्रोग्रामों में कहा है कि उस वक़्त जिस रफ्तार से पाकिस्तान जा रहा था, अमेरिकी यहाँ पर आकर पहुँचे और उन्होंने कहा इस रफ्तार से तो तुम दिल्ली पहुँच जाओगे और तुम ये अखनूर क्रॉस करते हुए कश्मीर काट दोगे, इसको बंद करो, ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर आपको याद होगा कि जनरल अख्तर हुसैन मलक को वहाँ से वापस बुलाया गया, 3 दिन तक कमांड न रही, और फिर उसको जनरल याहिया खान को जब वहाँ भेजा गया तो फिर उसके बाद 17 दिन के बाद जंग बंद हो गई। अमेरिका ने हमारी तनाबें खींच लीं। 71 में जो कुछ अमेरिका ने हमारे साथ किया वो सबके सामने वाज़े है। उसके बावजूद भी हमने एक बड़े लाडले और बड़े फर्माबरदार बच्चे की तरह हमने 1980 में फिर अमेरिका का साथ दिया, और इस दौरान अमेरिका ने हमारे साथ एक मेहरबानी की कि हमसे चश्मपोशी करते हुए, आंखें बंद करते हुए हमें एक एटमी प्रोग्राम चलाने की इजाज़त दे दी, और सदर रेगन जो था वो हर 6 महीने के बाद एक सर्टिफिकेट देता रहा कि ठीक है पाकिस्तान कोई किसी किस्म की न्यूक्लियर परसूट्स नहीं कर रहा, बम नहीं बना रहा, और उस झूठे सर्टिफिकेट की बुनियाद पर हमने खुफिया तौर पर बम बना लिया।
ہم سمجھتے رہے کہ ہم اس بم کے بعد بہت طاقتور ہو جائیں گے اور ہم شاید اس وقت دنیا کو آنکھیں دکھانے لگیں گے اور ہم پتہ نہیں بہت بڑی قوت بن چکے ہیں، لیکن ہمارے معاشی زوال کا جو شاخسانہ تھا وہ اس سے پہلے سے ہی تیار ہو چکا ہوا تھا۔ ہمیں 1988 کے بعد سے جس طرح قرضوں کی دلدل میں ہماری حکومتوں نے جکڑا اور اس کے بعد آج ہم جس طرح کی صورتحال کا شکار ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں قرض خواہ ہمارے دروازے پر آ کر کھڑے ہوں گے اور پھر ہمیں کیا بیچتے ہیں اور کیا دیتے ہیں اور کیسے ہماری جان چھٹتی ہے، یہ بہت بہت بڑا سوال ہے جو ہمارے سامنے۔ 60 منٹ کی تقریر ہے نریندر مودی کی کانگریس کے سامنے، جس میں 15 دفعہ کانگریس کے ارکان نے نریندر مودی کو کھڑے ہو کر سٹینڈنگ اویشن تالیاں بجائیں، اگرچہ کہ امریکہ میں ہر ایک کے ساتھ کرتے رہے، ضیاء الحق کے ساتھ بھی کیا تھا کیونکہ ضیاء الحق ان کا لاڈلا تھا، وہ امریکہ کے لیے جنگ لڑا تھا، مشرف کے ساتھ بھی کیا تھا کیونکہ مشرف ان کا لاڈلا تھا اور وہ ان کے لیے جنگ لڑ رہا تھا اور اس کے لیے انہوں نے 70,000 پاکستانیوں کی معصوم جانوں کی قربانی دی تھی، اور پاکستان کو آج تک آگ اور خون کی ہولی جو ہے اسی وجہ سے چل رہی ہے یہاں پر، کیونکہ مشرف نے جو حرکت کی تھی۔ لیکن اب وہ سٹینڈنگ اویشن بدل چکی ہے۔ کیمرون منٹر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا دیکھیں اب ہمارے لیے واگا سے لے کے سڈنی تک امپورٹنٹ ہے، واگا کے اس طرف ہمارے لیے کوئی اس کی حیثیت اور کوئی مقام، کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے آخری روس کا سپاہی وہاں سے نکلا تھا تو اس کے اگلے دن جیسے ہی امریکہ کی مختلف قسم کی ایجنسیاں اور یونائٹڈ نیشنز تک نے کابل اور قندھار اور کوئٹہ اور پشاور سے اپنے دفتر بند کرنے شروع کیے تھے اور ہم پر سینکشنز لگنے شروع ہوئی تھیں، پریسلر ایمنڈمنٹس بننی شروع ہوئی تھی، لیکن ہم اس کے باوجود بھی ہم امریکہ کے دروازے پر جھکے رہے۔ ہمارے پاس امریکہ کو دکھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ نریندر مودی نے وہاں جا کے تقریر کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، ہم یہ کرتے رہے ہیں، ہم نے تمہاری امداد کو اچھی طریقے سے خرچ کیا ہے، ہم کولیشن سپورٹ فنڈ مانگتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت کام کیا، ہم نے بہت تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آپ تقریر کے الفاظ دیکھیں کہ آپ اندازہ کریں کہ اس نے کہا کہ آج سے 6 سال پہلے جب کانگریس میں ہم آئے تھے ہم 10ویں اکانومی تھے، لیکن اس وقت ہم دنیا کی 5ویں اکانومی ہیں۔ اس نے کہا کہ 46 of every 100 ریئل ٹائم ڈیجیٹل پیمنٹس ورلڈ وائڈ ہیپن ان انڈیا۔ یہ بھارت ترقی کیسے کر گیا ہم سے زیادہ، ہم سے 7 گنا زیادہ فوج پر خرچ کرتا ہے، ہم اگر 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو 7 روپے خرچ کرتا ہے، ہم سے زیادہ بڑی اس کی آبادی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا کہ صرف آئی ٹی کی جو ان کی ایکسپورٹ ہے وہ $150 بلین ہے، جو سعودی عرب کے تیل سے بھی زیادہ ہے۔ کس لیے؟ یہ کبھی ہم نے اپنے آپ کو گریبان میں جھانک کے دیکھا ہے؟ واپس مڑ جائیں تو نریندر مودی سے لے کے جواہر لال نہرو تک آپ کو کوئی ایک وزیر اعظم ایسا نہیں ملے گا، ایک وزیر اعظم ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی 1 انچ زمین بھی لندن کے اندر ہو۔ میں لال بہادر شاستری کے گھر بنارس میں گیا ہوں، وہ گھر ہمارے کسی عام سے چھوٹے سے کلرک کے گھر سے بھی کم ہوگا۔ وہ وزیر اعظم رہا تھا، وزیر اعظم کی حیثیت سے مرا تھا۔ گلزاری لال نندا ان کا وزیر اعظم ایک عام سے جسے کہتے ہیں کرائے کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے بارے میں ایک عجیب و غریب سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کرایہ دینے کے قابل نہیں تھا، تو اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینکا جا رہا تھا تو لوگ آ گئے۔ یہ درویشی ہمارے اندر کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے کاروبار کو سیاست بنایا اور سیاست کو کاروبار بنایا۔ کسی نے سرے محل بنایا تو کسی نے ایون فیلڈز بنائی۔ ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کے وارث تھے کہ جنہوں نے 2 بڑی بر اعظموں کے اندر 2 بڑے سلطنت کے اوپر اپنے وقت کے حکمرانی کی تھی، تو نہ ابو بکر صدیق کا کوئی سیکریٹریٹ نظر آئے گا آپ کو، نہ عمر بن خطاب کا کوئی سیکریٹریٹ نظر آئے گا، نہ عثمان غنی کا کوئی محل نظر آئے گا، نہ سیدنا علی المرتضیٰ کا کوئی محل نظر آئے گا۔ یہ ہم نے یہ بھلا کیسے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کرت، صحبت طالح ترا طالح کرت۔ ہمارے ساتھ یہ صورتحال ہوئی کہ ہم نے ان ویسٹرنائٹ کلچر کے اندر رہتے ہوئے ہم نے سوچا کہ نہیں، بہترین تو وہی ہے جو راک فیلر بن سکے، بہترین وہی ہے کہ جو اوناسس بن سکے،
बेहतरीन भी है कि जो ज़िंदगी के अंदर उसके पास इतना पैसा हो कि कांग्रेस को खरीदने की काबिल हो सके। हमारा अलमिया बहुत बड़ा है, लेकिन इस अलमिया के अलावा खौफ की सूरत हाल ये है कि इंडिया और अमेरिका जो है उनका एक इत्तेहाद कायम हुआ है। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि हम दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम करेंगे। ये अलग बात है कि वो कामयाब हों या ना हों। हौसला देने के लिए मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हमारे साथ नहीं बिगाड़ा जा सकता, लेकिन क्या सिर्फ हौसला इस कौम को आगे बढ़ाया जा सकता है? आप हैरान होंगे, अगेंस्ट they reiterated the call for the concerted action against all UN listed terrorism group including Al-Qaeda, ISS, Daesh, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद एंड हिज़्बुल मुजाहिदीन। ये कौन है? ये हमारे गिर्द फिर घेरा तंग किया जा रहा है। एक साल पहले जो हम फैटफ से निकले थे और जिसके बारे में हम समझते थे कि हम एक बहुत बड़ी अच्छी सूरत में आ गए हैं, आज अमेरिका ने हमें अबंडन कर दिया। आज भी हमारे पास बहुत शानदार रास्ते हैं इस रास्ते को बेहतर करने के, और मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें पॉलिसी गाइडलाइन दी थी कि देखो, ख़राब सिंध मिनल हिंद व ख़राब अल हिंद मिनल सीन, ये जो पाकिस्तान है इसकी तबाही भारत की वजह से होगी और भारत की तबाही चीन की वजह से होगी, इसलिए आप अपने तल्लुकात चीन से इस्तवार करें क्योंकि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। लेकिन शायद हम ऐसा नहीं कर सके। ख़तरा मंडला रहा है। नरेंद्र मोदी जब जा रहा था तो मैंने एक बहुत अहम बात की थी कि भारत और अमेरिका के दरमियान एक कंसेंसस है। भारत भी समझता है कि हम पाकिस्तान के हिस्से बखड़े नहीं करेंगे, हम इसे तोड़ेंगे नहीं, हम इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ऐसे ही रखने में हमारा मफाद है। अगर हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया तो फिर हमारे भी हिस्से बखरे होना शुरू हो जाएंगे, फिर पंजाब पंजाबियों के साथ जा मिलेगा, राजस्थान का मामला भी कुछ और हो जाएगा और कश्मीरियों का मामला भी कश्मीरियों के साथ मिलकर आज़ाद मूवमेंट के अंदर ढल जाएगा। अमेरिका भी यही चाहता है कि हम एक ऐसी रियासत के तौर पर अफ़गानिस्तान, भारत, चीन के दरमियान रहें कि जो न जीती हो न मरती हो, जो सिसकती हुई हुकूमत हो, जो रोज़ कशकोल लेके हमारे दरवाजे के ऊपर, आज हमने अमेरिका के सफ़ीर से कहा हमें IMF से पैसे ले दो, आज हमें फ़लाँ से कहा हमें पैसे ले दो, आज हमने उसकी मिन्नतें तर लेगी, आज हमने अपने दोस्त ममालिक से कहा। ऐसी हुकूमत उनको चाहिए कि जो हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से तबाह हाल हो, जिसके कोने कोने में हालात बुरे हों और वो उनको संभाल ना सकें, और जिसकी माशी हालत ऐसी हो कि वो अपने पांव पर खड़ी ना हो सके। अब इंडिया और अमेरिका का मफाद मुश्तरक हो चुका हुआ है दो वजह से। एक वजह यह है कि इंडिया को उन्होंने चीन के मुकाबले में आजमा के देखा। आपको याद होगा कि जिस ज़माने में चीन के साथ उनकी लड़ाई शुरू थी तो पाकिस्तान में हमारी इस्टेब्लिशमेंट सोच रही थी कि किसी न किसी तरह से अमेरिका के साथ इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हो जाए। जनरल बाजवा की साफ़ियों के साथ तो मशहूर प्रेस जो गुफ्तगू है वो आपके सामने है। इंडिया उनसे फ्रॉड कर रहा था और हम उस झांसे में आ रहे थे क्योंकि इंडिया समझता था कि मैकमोहन लाइन जो है वो LAC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, उसके ऊपर हमें कुछ सांस मिल जाए। लेकिन इंडिया वहाँ बुरी तरह चीन से हार गया। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा दे दिया। उनको अंदाज़ा हो चुका है कि इंडिया से हम चीन को नहीं लड़ा सकते, न चीन को इंडिया से लड़ा सकते हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही मुल्क से लड़ने की तैयारी हुई है 75 साल से, और वो है पाकिस्तान। एक ही लोग कौम से वो नफ़रत करते हैं, वो हैं मुसलमान। एक ही लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने अपने शहदा की और अपनी चीज़ों की जो है शानदार किस्म की ग्लोरीफाई किया हुआ है, उनको बेहतर बनाया हुआ है। एक ही वाक़े को वो दुनिया के सामने बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि हमने हथियार डलवाए थे पाकिस्तान के फ़ौज से मशरक़ी पाकिस्तान के महाज के ऊपर। इसलिए आसान तरीका ये है कि चीन जो इस वक्त आना चाहता है अपने CPEC के रास्ते से, दुनिया से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, उस CPEC के रास्ते को ख़राब किया जाए, बदमन किया जाए, माशी तौर पर बदहाल किया जाए। उसका आसान तरीका है कि हम पर जंग मुसल्लत कर दी जाए।
ऐसी जंग जिसमें कुछ अरसे से कुछ दिले, फिर 4 दुनिया की ताकतें आएँ, ये एटमी ताकतें हैं, इनको इकट्ठा कर दो, फिर वो जंग की सूरत हाल में एक जंग तबाह बर्बाद कर सकती है हमारी पूरी की पूरी इकॉनमी को। और उसके साथ साथ दूसरी अहम तरीन चीज़ इस जंग के अलावा हमें ख़राब करने की ये है कि 20 अरब डॉलर का मुआहदा चीन ने ईरान के साथ चहाबार और उसकी बंदरगाह के लिए कर दिया है। उसने अपने लिए अल्टरनेटिव रूट बना लिया है। हम कहाँ खड़े हैं? ना अमेरिका हमारा साथ दे रहा है और ना चीन हम पर भरोसा कर रहा है। हमें अपनी जंग से फुर्सत नहीं। हम इस प्लानिंग में लगे हुए हैं कि किसको कितनी सीटें देनी हैं और किसने कितना आगे बढ़ना है और कौन अगले इलेक्शंस में आएगा और किसको हमने सियासत से आउट करना है और किसको हमने सियासत में इन करना है। यही हाल रहा तो इकबाल की वो बात कि वतन की फ़िक्र करना दां, क़यामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में।